हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एग्रीकल्चर चैप्टर का क्लास 10 फूड सिक्योरिटी। फूड मीन्स पता ही है आपको, खाना। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा। क्लास 9 में आपने जो है इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर पढ़ा भी था फूड सिक्योरिटी का। तो एग्रीकल्चर जो है और फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्योंकि जो फूड है वो हमारा किस सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ आवर कंट्री, particularly in economically less developed states with the higher incidence of poverty। तो हमारे कंट्री में जो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो पहले से कुछ कम तो हुई है, लेकिन अभी भी असमान रूप से डिसप्रपोर्शनेटली मतलब असमान रूप से लोग जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो कि आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर है और उनके पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं है। तो इसका इंसिडेंस आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से देखने को मिला। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स थे जो जॉबलेस हो चुके थे, वो अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे पैदल ही या जैसे भी हो। क्यों आ रहे थे? सबसे मेन रीज़न था फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अब वो वहाँ पे फूड सिक्योर जहाँ पे भी वो काम कर रहे थे वहाँ वो फूड सिक्योर नहीं रह गए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो इस तरह से हमारी कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोग डिसप्रपोर्शन में डिवाइडेड हैं, जो कि फूड सिक्योर नहीं है। द फोकस ऑन द पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, ये फूड ग्रेन्स को अपने पास इकट्ठा करती है, एक जगह करती है, और ये किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द FCI प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। FCI जो है फार्मर्स से फूड ग्रेन लेती है एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और किस प्राइस पे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब सोइंग सीजन से पहले ही जो है प्राइस बता दी जाती है, उसी प्राइस पे वो जो है ये अपना किसान जो है अपना फसल गवर्नमेंट को बेचते हैं। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर का जो है क्षेत्र जो है वो कम डोमेन जो है वो कम क्यों होता जा रहा है, उसके कुछ और भी रीज़न है, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जो अदर देन एग्रीकल्चर यूजेस हैं, जैसे कि हाउसिंग है, रोड बिल्डिंग है, इनमें बहुत सारा लैंड यूज़ हो जाता है, फिर उस पर हम दोबारा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से फूड का क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। The farmers are badly affected by uncertainties of production and market। तो फार्मर्स अक्सर इस खतरे में रहते हैं कि वो जो है या तो अगर बारिश नहीं अच्छी हुई तो उनकी फसल ख़राब हो सकती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी फसल जल गई। तो इस तरह के अनिश्चितता में अनसर्टेनिटीज़ में वो हमेशा रहते हैं। मार्केट में कभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, कभी घट गया, तो भी उनको जो है बहुत दिक्कत होती है। तो अक्सर आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, जो है किसानों को अच्छे दाम ना मिलने पर वो अपनी फसल क्या करते हैं, सड़कों पर बहा के प्रदर्शन करते हैं, सरकार को दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी किसानों के साथ होती रहती है। हायर डिमांड द हायर द सप्लाई द लोअर इज़ द डिमांड। तो कभी कभी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड कम ही रहती है। लोग अभी जैसे है, देखिए प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था, लेकिन लोगों की डिमांड जो है अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब उतनी इनकम नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग जो है अपनी इनकम के हिसाब से ही क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन वर्क एक कंट्री तक नहीं सीमित रहता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, इट वॉज
देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो ये कोई नई बात नहीं है, जब उपनिवेश था भारत या कोई भी देश, तब से ये चलता आ रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है कच्चा माल जाता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जो है मशीन से प्रोडक्ट बनते थे, कपड़े बनते थे, और फिर वापस आके भारत में बिकते थे। तो प्रोडक्शन वर्क क्या एक जगह पे हुआ? नहीं। रॉ मटेरियल कहाँ प्रोड्यूस हुआ? इंडिया में, और जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है वो कहाँ बना? ब्रिटेन में। फिर उसकी मार्केटिंग कहाँ हो रही है? वापस से इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। तो ग्लोबलाइजेशन यही है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में जो कॉटन है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे कि पहले एक्सपोर्ट होती थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो अभी हम जानते ही हैं इंडिया से जो है अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो है वो जाता था ब्रिटेन, और वहाँ की मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो कंपनीज थी वो इसी वजह से फ्लरिश कर पाई, मतलब और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाई, क्योंकि जो कॉटन इंडिया से जाता था वहाँ से वो कपड़े बनाते थे और पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। द चंपारण मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, सारा काम अब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में हो रहा था, तो उनकी जो है रॉ मटेरियल्स की नीड भी धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की नीड्स जब बढ़ी, कॉटन तो जा ही रहा था, अब कॉटन तो सिर्फ एक कलर में तो कोई पहनेगा नहीं, तो उसको कलर करने के लिए इंडिगो चाहिए होता था, नील। तो उसकी खेती भी जो है ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती लोगों से करवाते थे, फार्मर्स से करवाते थे, जिससे उनको बहुत ही नुकसान होता था और जो है कोई प्रॉफिट भी बहुत नहीं मिल पाता था। इसके साथ साथ फूड ग्रेन्स की भी कमी हो जाती थी। तो 1917 में बिहार में चंपारण ज़िले में ये मूवमेंट गांधी जी के सपोर्ट से शुरू हुआ। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। तो 1990 के बाद जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ, मीन्स इंडिया में बहुत सारी जो विदेशों से आने वाली चीज़ें थी उन पे रोक हट गई, तो इंडियन फार्मर्स के पास एक चैलेंज आ गया कि वो भी इस मार्केट में कैसे सरवाइव करें, ठीक है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, ये जो है ख़त्म हो चुका है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के एटलीस्ट कॉपी में करते रहिए। सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने हैं। साथ में मैं बीच बीच में आपको एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी देती रहूँगी, और कोई डाउट हो तो उसको बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।